have for you today three very different, very interesting panels. The first is entitled Our Stories, Our Learnings, and is moderated by Sonalini Mirchandani, whom you've just heard. And I'd like to invite her up, and also our panelists now. Shabana Patel, who's the president of Network of People Living with HIV, Kanta Ramchandani, senior citizen with disability and a cancer survivor, Kanchan Nichite, who has survived burns, Kalki Kekla, who is an actress, feminist, and member of our board of advisors, and the lone male member on this panel, Satyan Bordoloy, journalist and activist. May we have all of you up on stage, please. And then I hand this over to Sonalini. Yeah, is it okay now? Yeah? Okay. So without further ado, we'll start with the first panel because we have three panels and we're really stretched for time. Thank you for all your attention and for keeping those mobiles on silent. It was wonderful. We didn't hear any mobiles ring. I have a lovely panel. आज हमारे साथ बहुत ही interesting लोग इस panel पर हैं. And I'll introduce them as they begin to speak. There is Kanta, Kanchan, Shabana, Kalki, and Satyan. So we're doing well with 3 Ks and 3 S's. Yeah. So let me first begin with Shabana. Shabana Patel, I have known since 2005. 15 साल हो गए जब मैं पहले शबाना से मिली थी. Shabana was 16 when she was married and widowed at the age of 19. And when her husband died of AIDS, she was told she has 2 months to live. It's been a journey of 20 years. She has held positions in organizations like Mars Monitoring and Research Systems. Raghu is here and Shabana has worked with him as a social researcher. This month, she goes on to join ITEC as a program manager. She has come a long distance when the doctors told her, you have only 2 months to live. Before I hand over to Shabana, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ. जब मैं शबाना से पहली मिली थी, एक वर्कशॉप चल रहा था और बुफे लंच वहाँ पे था और मैं वहाँ खड़ी थी गुलाब जामुन के सामने और मैंने सोचा कि मैं जामुन लूँ कि ना लूँ. और उस समय मैं थोड़ा झिझक रही थी तो मेरे बगल में एक औरत थी. उन्होंने कहा क्या हुआ, डायबिटीज़ है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, डायबिटीज़ नहीं है, मोटापन है, तो गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए. तो शी सेड भगवान का शुक्र है मुझे सिर्फ HIV है, डायबिटीज़ नहीं. एंड शी बेंट फॉरवर्ड एंड टुक द गुलाब जामुन. एंड यू नो आई टर्न्ड अराउंड एंड आई सेड ये क्या बात हुई, भगवान का शुक्र है कि मुझे HIV है और डायबिटीज़ नहीं. आई सेड और आप कौन हैं? शी सेड मैं शबाना. एंड दैट्स व्हेन द जर्नी बिगैन. सो इट्स बीन 15 years नाउ. और मैं शबाना से पूछना चाहती हूँ कि ये जो सफ़र रहा है, आपने किस तरह से ये सफ़र पार किया है अब तक, and what were the challenges, how did you overcome them, what helped you through all of this? शायद थोड़ा जब बात करूं तो समय थोड़ा ज़्यादा 1-2 मिनट लग जाए मुझे, तो एडवांस में ही माफ़ी चाहती हूं. जैसे सोनालिनी ने बताया कि एट द एज ऑफ 16 मेरी शादी हुई थी और 19 साल की उम्र में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए. उससे पहले ये हुआ कि इट वाज 1998, मुझे अच्छे से याद है वो साल. और हमें उनका बेसिकली पहले HIV का टेस्ट हुआ. और जैसे रूल है हमारे यहाँ पर, गवर्नमेंट और WHO के गाइडलाइंस है कि एक पार्टनर का अगर HIV टेस्ट होता है तो दूसरे का भी हो जाएगा. तो मेरा भी एज यूजुअल हुआ. और जैसे मैम ने कहा, सोनालिनी मैम ने, कि मुझे 2 महीने कहा था. और आई एम सो सॉरी, यहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स ने मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ, जिन डॉक्टर्स ने मुझसे कहा था 2 महीना, और उसके बाद घर पे बड़ी मुश्किल हो गई. घर पर यह हो गया कि मम्मी पापा दोनों मुझे देखते थे कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं हूँ, मेरा हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं है. अगर मेरे पापा काम पर गए हैं तो वहाँ से फ़ोन करके बोलते थे कि देखना है या नहीं है.
ठीक से है या नहीं है। अगर मैं सो रही हूँ तो ये लोग आके मेरे सीने पे देखते थे कि हार्ट बीट मेरा चल रहा है या नहीं है, ये सिचुएशन। अब मुझे बहुत अजीब लगता था कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि तब तक मुझे किसी ने नहीं बताया था कि आई एम लिविंग विथ HIV, मैं HIV के साथ हूँ। मुझे सिर्फ यही कहा गया था कि एड्स हो गया है आपको भी और आपके हस्बैंड को भी, और दोनों अब 2 महीने के मेहमान हैं। और जैसे वो वेल नोन डॉक्टर है बॉम्बे के, उनकी आकाशवाणी मेरे हस्बैंड के मामले में थोड़ी सही साबित हो गई, वो 2 महीने में चले गए। अब उसके बाद सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे हमारे यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होता है, अगर बहू जल्दी चली जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, तो ससुराल में भी ये था कि जितना जल्दी चले जाए उतना काफ़ी अच्छा है। और इसी कश्मकश में ऑलमोस्ट 6 महीना गुजर गया। 6 महीने के बाद मेरी भाभी जो है उसने पता लगाया, शी वॉज लाइक कि नहीं कुछ तो कहीं तो कुछ होगा, पता करना चाहिए क्या है क्या नहीं है, देखना चाहिए। और उसने पता लगाया कि बॉम्बे में उस समय फीमेल सेक्स वर्कर्स के लिए जो है एक कॉन्डम प्रमोशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था विथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल और BMC। तो उसने वहाँ पे कांटेक्ट किया, वहाँ पे पूछा, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि आप लेके आइएगा। और मुझे 4 लोग मिलकर, 4 मास्टर्स इन सोशल वर्क, वो मुझे काउंसलिंग कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि 19 साल की एक बच्ची है, 2 चोटी बांधी है, छोटी सी है, उसको बता रहे हैं कि भाई आप है ना अभी मरने वाले नहीं हो, अभी आप काफ़ी जियोगे, अभी आपको सिर्फ HIV हुआ है, अभी एड्स की स्थिति में आप आए नहीं हो। मैंने उनको 2 घंटा, उन्होंने मुझे बहुत, अगर बम्बैया में भाषा में कहूँ तो थोड़ा सा पकाया मुझे बहुत 2 घंटे तक ऑलमोस्ट। और फिर मैंने उनको 2 घंटे बाद पूछा, आप में से किसी को HIV है, आप में से किसी को एड्स हुआ है? तो कहा नहीं, हम में से नहीं है, हम काम करते हैं। तो कहा, फिर वो उन्हें लगा कि भाई ये लड़की के दिल में, दिमाग में बहुत सारे सवाल है। तो उन्होंने एक HIV पॉजिटिव पर्सन को बुलाया। उस पर्सन को भी मैंने सेम सवाल पूछा, तो वो पर्सन ने मुझे सिर्फ इतना कहा, मैं 3 साल से जी रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप 1 साल जीकर बताइए। और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मैंने सोचा चलिए, डॉक्टर ने 2 महीना बोला है, इसने 1 महीना बोला है, अगर ज़िंदगी अच्छी रही तो आगे तक हम चलेंगे, और 1 साल का चैलेंज एक्सेप्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेते हैं एक्सेप्ट। और उन्होंने मुझे काम के लिए भी ऑफ़र किया। इट वाज अ वेरी स्मॉल सपोर्ट ग्रुप विथ पीपल लिविंग विथ HIV, वहाँ पे मुझे काम के लिए ऑफ़र किया। तो वो सपोर्ट ग्रुप मीटिंग शुरू हुआ था कमाठीपुरा से। जब मैं कमाठीपुरा के एरिया, तब मुझे लगा, मेरा जो सवाल था पहले कि मुझे HIV क्यों हुआ है, वाई मी, मैं क्यों, सिर्फ मैं ही क्यों, इस दुनिया में इतनी औरतें हैं, सिर्फ मैं ही क्यों। लेकिन जब मैंने वहाँ पर काम शुरू किया तो मुझे लगा नहीं, मैं बहुत बेहतर हूँ, बहुत, मेरा लाइफ बहुत बेहतर है, क्योंकि इतने इश्यूज हम देखते हैं। और आज मुझे लगता है मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ HIV को, क्योंकि HIV ने मुझे वुमन इश्यूज़ के लिए समझने का मौका दिया, LGBTQ समझने के लिए मौका दिया, जो लोग MSM हैं उनकी वाइफ के इश्यूज समझने के लिए मौका दिया, बच्चों के इश्यूज समझने के लिए मौका दिया। तो आज मैं तहे दिल से HIV को थैंक्स कहती हूँ। ये वहाँ तक का सफ़र रहा कि वहाँ पे जब उन औरतों को देखती थी तो बहुत दिक्कत होती थी कि क्या है, कैसी औरतों की लाइफ है हमारे यहाँ पर, और मैं तो बेहतर हूँ सोचती थी। फिर धीरे धीरे काम करते करते शुरू किया कि सोचा कि नहीं, अब HIV पॉजिटिव लोगों के लिए काम करना शुरू करना चाहिए। तो हमने HIV पॉजिटिव लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नेटवर्क ऑफ महाराष्ट्र बाय पीपल लिविंग विद HIV, और उसके साथ आज मैं महाराष्ट्र में काम कर रही हूँ, पूरे महाराष्ट्र में काम करती हूँ। जब मैं रघु के साथ काम कर रही थी, एक दिन मुझे रघु ने पूछा, ऑफिस में डिस्कशन चल रहा था, इफ रघु रिमेंबर, कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मैंने कहा था H पॉजिटिव। तो मैं दिल से कहती हूँ कि आई एम रियली HIV पॉजिटिव, और सिर्फ दिमाग से भी पॉजिटिव हूँ, दिल से भी पॉजिटिव हूँ, और ब्लड से भी पॉजिटिव हूँ। जिस डॉक्टर ने मुझे 2 महीने का समय दिया था, वो डॉक्टर आज भी है, मिलते हैं, पूछते हैं मुझसे मेरा वायरल लोड कितना है, CD4 कितना है, और उनको मैं ये बार बार याद दिलाते रहती हूँ कि इस साल जो है वो 22 साल पूरा कंप्लीट हो रहा है।
2 महीना तो बहुत दूर की बात है, मैंने 22 साल कंप्लीट किया. थैंक यू. Thank you very much, Shabana. This is really a long story, and I'm sorry to tell my panelists to, I gave her a thing saying 1 minute, but I'll be coming back to you. Aur bhi bahut prashan hai. Very inspiring story, Shabana. I'd like to go to my second panelist, Kanta Ramchandani. Kanta is going to turn 88 a few days from now, so we'll be celebrating her 88th birthday. And many years ago, a quarter century ago, when she was about to retire from the Cotton Textiles Export Promotion Council, and she'd had this amazing career and was holding this high position with all the retirement plans set, that's when the doctors diagnosed cancer on the upper leg. She went through all the rounds of chemotherapy, she went through radiation, nothing seemed to help, and then one day they said it would have to be amputation, not just of the leg, but right from the pelvic region. And so Kanta's journey from the amputation onwards till today, if you can share it with us briefly and tell us how you've come this distance and what were some of the things that helped you through this journey. Friends, first of all, I would like to say that I'm not a public speaker at all. I've never done it before. So I will just have a chat with you all and just share my experiences of the last 25 years. My amputation took place in 1995, exactly 25 years ago. And at that time, the doctors had bluntly told me, that if you wish to live, you have to forego your left leg completely. And this was really frightening because it was a leap in the dark for me. I did not know how my life would change after that. But I had no choice, and I just resigned to the will of God and went ahead with it. Now, I remember I was in the hospital for about a month, and very soon after the operation, one of the first thoughts that occurred to me was that here 1/3 of my body has just vanished in one stroke. So, how does it affect me? Then I thought, no, it does not affect me at all. My mind was the same, my emotions, my thinking, my ideas, everything was the same. I felt inside absolutely the same. But yet, this body was damaged. I could see that it was damaged. But I could also see that I could definitely use it in some other way, in a different way. And for years I had been hearing and reading that I am not the body, I am the soul. But it is at that moment that this truth became a living reality for me. I understood deeply that body is only a vehicle which we use in life. Then again, I thought that this incident has created a temporary vacuum in my life. Okay, but now what is it that I can do to fill that vacuum? I looked at my positives in life and I found plenty. I was independent. I was living in my own flat. My brothers and sisters' families were there in the same building. And what a support. And lastly, I knew that my body was otherwise healthy. There was no other malady with me. And except for that nasty tumor which came with the leg and disappeared with it. So after that, I've been free of any other malady. In fact, I rarely visited a doctor in all these years. Then I realized that my hobbies were mostly homebound. I loved music, I loved reading, studying the scriptures, and I loved praying and meditating. So with all these hobbies, it was very easy to
to pass time happily at home, within my own home. It took a little time to get used to the idea that I can't go out often. And then later on, I added other activities, fulfilling activities, like working on the managing committee of the society, and I was able to help students with their studies whenever the opportunity arose. And lately I have even been writing some articles on Vedanta and sending them to some magazines. So I have found that with all these things, my life has been quite fulfilling, and I have not felt lonely any time. Even though I have lived alone, but I've never had the time to feel lonely. Thank you, Kanta. Kanta said she was nervous and she hasn't spoken before, but she also told me that she would like to talk one line on how it is getting older and living with restricted movement, because 88 and living alone and with a wheelchair, and how do you manage as age is catching up, as we all know? See, as far as restricted movement is concerned, normally people experience this much later in life and gradually. But in my case, it just happened all at once at the age of 63. That is the difference. So I had to make all these adjustments immediately after coming home from the hospital. And since then, of course, I've lived with wheelchairs and walkers and crutches and whatnot. But all these have become my friends. I look upon them as friends because they are the ones who have helped me to get along in life. Thanks. हमारी third panelist Kanchan है, and Kalki and Satyan would come later. Kanchan से मैंने मुलाकात बहुत recently किया. 212 में जब कंचन प्रेग्नेंट थी और पहले बच्चा होने वाला था, Kanchan's in-laws, father-in-law and mother-in-law, with the brother-in-law, set her on fire by putting kerosene on her and striking a matchstick. Kanchan ने मुझे बताया कि उस समय वो 9th month चल रहा था and she didn't want to lose the baby. पर जब चिल्लाने लगी तो उनके जो neighbors थे, the neighbors heard the screams और कंचन को आके सायन हॉस्पिटल में admit किया उन्होंने. Sion Hospital, Burns Ward, I think there is Dr. Armida Fernandez, who was Dean of Sion Hospital here. And I think the Burns Ward is something which we can only imagine what that stay must have been like. Kanchan's stay in the Burns Ward 1 साल से ज़्यादा था, 1.5 साल तक her journey of becoming okay and well enough to get up. And today she's actually working with Sneha as a community coordinator. कंचन, आप हमें बताएं कि ये कैसा हुआ और आपका ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र रहा, उसमें आपको हिम्मत किस बात से महसूस हुआ? आपने कहाँ से अपने अंदर से ये हिम्मत अपने आप को दिलाया? सबको नमस्कार. मैं भी मुझे थोड़ा हिंदी का भी प्रॉब्लम है, तो मैं बीच बीच में मराठी भी बोलूँगी. मैं शाहपुर में रहती हूँ. मतलब यहाँ से 3 घंटा जाने में लगता है, आने में 3 घंटा लगता है बांद्रा से. जैसे उस मैम ने बोला कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ की थी, तब मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर केरोसिन डाला और पड़ोस वालों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया. जब मेरे मम्मी पापा को बोला गया कि आपकी बेटी जली हुई है, तो मेरी मम्मी पापा जब वहाँ पे गए, मतलब ससुराल में, तब उन्होंने बोला वो कैसे जली हमें पता ही नहीं है और हमें कुछ मालूम भी नहीं है और हमने उनको देखा भी नहीं है, हमें क्या हुआ वो पता भी नहीं है. जब मेरी मम्मी पापा आए और मुझे देखा तो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि अभी से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है, या तो बच्चा या तो आपकी बेटी. तो मेरी मम्मी पापा ने बोला
कि ठीक है, अभी हमें हमारी बच्ची चाहिए। फिर भी मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, मैं जहाँ से मतलब छोटे से लेकर 23 साल तक मैंने जो समाज को देखा था, उसी समाज का पूरे जो संस्कार थे वही मेरे ऊपर हुए थे। मतलब पति के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करनी है। अगर मैं कंप्लेंट करूँगी तो मैं जाऊँगी कहाँ? तब उस समय मेरे जीवन में स्नेहा की दीदी आ गई। मेरा जीवन पूरा स्नेहामय कर दिया, स्नेहमय कर दिया उन्होंने बहुत बार मुझे अच्छी तरह से काउंसलिंग किया। आपके लिए आपकी मम्मी पापा ये सब कर रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं। अगर सिर्फ आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको दिशा मिलेगी। अगर आप क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। एक औरत जाके पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट कर सके, और एक औरत अपने मायके में रहे, ये कभी हो ही नहीं सकता है। एक औरत मायके में रह के पढ़ाई करे, ये भी नहीं चलेगा। एक औरत पढ़ाई करके खुद जॉब कर रही है अपने पति को छोड़कर, ये भी नहीं चलता है। ये सारी चीज़ों जब मैं कर रही थी तो बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन स्नेहा की दीदी और मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे। कुछ चीज़ों के लिए मुझे भी ऐसा लगता था, अरे छोड़ देते हैं ना, लेकिन नहीं। जब मैं स्नेहा के जो सेंटर थे वहाँ में आती थी तो बहुत सारे लोगों को देखती थी, जैसे कि उनके साथ उनका बेटा उनको साथ नहीं दे रहा है या घर वाले साथ नहीं दे रहे। अरे मैंने सोचा चलो मेरे साथ कोई तो है मुझे साथ दे रहा है, तो मैंने आगे जाने की सोचा। जब मैंने जॉब का सोचा तो बहुत सारे, ये समाज ही ऐसा है, एक औरत पति ने छोड़ी हुई औरत मायके में रह रही है और जॉब करेगी, वो भी थाना में जाकर, बहुत इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। बहुत सारे ऐसी गंदी नज़रों का सामना करना पड़ा मुझे। लेकिन मेरे मम्मी पापा और स्नेहा की दीदी ने बोला कुछ नहीं, ये तो होता है। और जब मैं स्नेहा के दीदी के पास आती थी, बहुत सारे लोगों को देखती थी, तो उन्होंने बोला कि देखो आप अकेले नहीं हो या आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसकी जिम्मेदार आप नहीं हो, तो आपको इसके जिम्मेदार आप नहीं हो तो आपको इसका गिल्ट नहीं होना चाहिए। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, लेकिन चलना तो आपको ही है। तो मैंने सोचा ठीक है, चल के देखते हैं। मैं जॉब कर रही थी और अभी मैं स्नेहा में कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र का जॉब कर रही हूँ। बहुत सारे, जब उन्होंने मुझे बहुत बोला कि आप यहाँ पे जॉब करो, वहाँ पे जॉब करो, लेकिन मैंने तब बोला मुझे यहाँ वहाँ जॉब नहीं करना है, मुझे सिर्फ ऐसे लोगों के साथ जॉब करना है जिनको मेरी ज़रूरत है या जहाँ पे बहुत ज़रूरत है। तो मुझे एक कम्युनिटी में आप जैसा काम करते हो मुझे वैसा ही काम करना है। तो मैं अभी कलवा में 200 लड़कियों के साथ काम कर रही हूँ और उन बच्चों के साथ सेक्स एंड जेंडर, लीगल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में मैं उनके साथ सेशन लेती हूँ। जेंडर के आधार पर जैसे मैं लड़कियों के साथ सेशन लेती हूँ, वैसे ही सेम मैं उनके मम्मी पापा के साथ सेशन लेती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ खड़े थे इसलिए मैं आज जिंदा हूँ। अगर उस वक्त वो भी वही सोचती कि क्या करेंगे इस लड़की को घर लेके जाकर, वो भी जली हुई है, इसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्या करेंगे इसका, क्योंकि मैं 75% बंद हुई थी उस टाइम। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, और मैं वही काम अभी उस एरिया में कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ जो मैंने सहा है और लड़कियाँ या और औरतें ना सहे, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ अभी। थैंक यू कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये जो वो आप बात कही उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा मैं कल्की के साथ भी करना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कल्की केखला, डिड आई गेट इट राइट? कल्की को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऑल ऑफ यू नो हर। She is an amazing and talented, award-winning actress who works across theatre, cinema, web. Kalki is also on the advisory board of ADAPT,
And she has, you've probably seen her in a whole bunch of amazing films, from Zindagi Na Milegi Dobara to Dev D and to Margarita with a Straw. And also congratulations Kalki, because she is a new mother. Yeah, so we, yeah. And she's here and she's left the little baby upstairs and to join us here today. But Kalki, what we've just heard from Kanchan is also about this entire conditioning about, you know, we are women, so we should not really make a noise, we shouldn't lodge an FIR, you know, society will point fingers, this is not a world that is in favor of women, and many of these stereotypes of, you know, the male macho image and the submissive, docile woman, a lot of this has been actually reinforced by Bollywood over the years, as you well know. What does it take for cinema to really reverse those images? When will it happen? And I know it is happening, but how much more and what can be done? Thanks. Wow, I think a lot has to be done, and I think small steps. Is this working? Yeah. Small steps are. It's not really working. You know, a constant need. I don't think there's going to be a magic wand that transforms everything. Recently, there's been this film Thappad that's come out in the cinemas, which exactly talks about this issue, where you know, a woman gets slapped, and everybody is like, just leave it. It's just one slap, and you see the story through the eyes of all the other women who are also there, the family members, the lawyer, who are seemingly empowered or, you know, privileged, but are still under this sort of mental inability, disability in a way, to do something, because we're so trained as women from a young age to please, or, you know, it starts, I think, in childhood, and I think now that I'm a mother, I'm becoming more aware of that, because I have a baby girl, of what we teach our kids, what literature we give our kids. I mean, fairy tales, you know, where we tell our little girls that they should be princesses and wait for a man to rescue them, a prince to rescue them, and tell our boys that, you know, they need to slay dragons and save the princess. So I think that these kind of stories need to change, and only when the stories change, you know, from that age, and then it goes on into Disney, and then into Bollywood, and Hollywood, and everywhere you see in advertising this reinforcement of gender stereotypes. So I think for that to really change, it has to happen through more women in the industry. You know, I've recently worked with mostly women. I've worked with Shonali, of course. I've worked with Konkana Sen Sharma, new directors like Rakhi Sandilya, and Zoya Akhtar. And it's not necessarily that these women have to make a feminine film, you know, it's not necessarily that they have to talk about feminist issues, but they bring in a female point of view to everything they do. And not only on screen, but off screen. I'll give the example of Margarita, of course, because it's a wonderful film and Shonali is amazing. That was the first time in my life that a director asked us to do intimacy workshops for some intimacy scenes. We have some very intimate scenes in the film, and she got somebody to come and sit with the actors, make sure we were comfortable with each other's bodies, you know, asked questions to each other about how we felt to be in front of the camera like that, made it a very safe environment when we actually shot that scene, making sure there were only women on set and very few people on set, closed set. Now, that kind of sensitivity comes because, in a way, we have been so looked at and so objectified. So I think that the more women you have, I mean, it's logic, the more women you have in any work field, the safer that work field becomes for women. And I think that's very important. And secondly, I think the writing needs to change. The writing, it doesn't, like Anubhav Sinha is a man, Sinha is a man, and he made Thappad. It doesn't have to be only women. We want male feminists more than anything in the world. But I think that the writing needs to change. The narratives need to, we need female heroes. Many times, sorry, I'm talking too much. Many times, you know, I'm traveling and I'll be recognized and they'll be like, oh, hero kaun hai film ki?
and I'll be like, मैं हूँ hero film के. So you know, I think that's important. Just one more question to you, Kalki. You mentioned the other day when I met you very briefly that you're a new mum and that everyone has all these notions and these stereotypes about, you're a new mum, you probably automatically know what you're supposed to do. And I remember you saying that, where did all that come from? Do you want to tell us a bit about that? Oh yeah, it's overwhelming. I mean, my social media is only about motherhood, and I think people are getting sick of it because everyone does it. I'm like, how does everyone do this job? It's a super human job, I think, and I think all women deserve a huge applaud for being able to do this. Right from the start of pregnancy and the difficulties of that, through to after when the baby is born and all the things that you have to deal with. But I think what's important is that we, again, as a society, include the support system that is required. A mother is so often just expected to do this as a duty. This is just what she does. Very rarely do we see paternity leave, for example, where the man gets time off work to come and take care of the baby. And I think that, it's changes in the law, it changes in companies and in our work environments to try and include more people and a bigger support system that's going to change how we bring up our children. Thanks a lot. And I know I've overshot because I was given 20 minutes for the panel and I've gone to 30 already. Yeah, so Varsha's nodding furiously. But Satyen, who requested me by saying, first he said, I'm not going to sit on the panel, I'm going to sit there. Then we dragged him up here. Then he said, okay, I said, Satyen, can you sum up the key points that you take out from the 4 women you've just heard? So very quickly, Satyen is a creative scriptwriter, documentary filmmaker, very talented, and he likes to describe himself as a storyteller. So if you could quickly tell us the story that you just heard in a few words. I'll say something else. I'm glad that I'm here. I'm sorry that I said that I don't want to be here, that it's Women's Day and all women need to be here. But I'm glad that I'm here because I want to say one word to all of you and to everyone here. And that one word is, I'm sorry. It's because of men, this world sadly is run by men. And it's because of that the world is what it is. It's like one of my ex-girlfriend used to tell me that if men menstruated, they would so understand what women go through every single month, what bleeding is all about. Men make this world a horrible place, and since we are at ADAPT, let me also tell another thing. Most men they might look healthy, they might look alpha men and whatever, but honestly, they are disabled. They have this inability to see things. You don't have to see things from a woman's perspective. You just have to see things that are in front, that are visible. What everyone goes through if you're sensitive enough, which sadly doesn't happen. And yes, I was supposed to talk about the media. It's the worst in media, especially when it comes to women, especially when it comes to disability, with everything. It's horrible, and I'm part of that world, so I'm so sorry about that. But I'm glad that something like this is happening, and most of the audience is women. Thank God for that. So this needs to happen. Things need to be talked in the open. We need to speak about it. It's like in one panel discussion I remember in Mumbai Film Festival in 2009 or 10, she said that I'm a woman director and I have my days in a month, I have my periods and it bloody hurts and I scream and shout on my set, but it's because of that, so you bloody deal with it. I don't have to apologize for that. So that is the attitude that we all need to have, I believe. And thank you so much. That's it. Thanks a lot, and I'll wind this up because there are 2 more panels. Thank you for your patience, and thanks very much to all my panelists. It's been an honor to hear you all, and many of you have commuted very, very long distances to come here. Thanks again. Please, can you wait for 2 minutes?